बीजेपी के साथ जाना गलती थी। आप सरकार में मिले, मोटा पैसा खर्च करेंगे चुनाव में, अब सेकंड गोपाल कांडा टाइप। कि मैं शेर का बच्चा हूँ और शेर पिंजरे में है, शेर पिंजरे से बाहर निकलेगा तो सबको खा जाएगा। काम नहीं, ऑफिसर को आप फ़ोन करते काम करते हैं ऑफिसर या नहीं करते? कि मैं पहले एमएलए को जिताता हूँ, फिर हेलीकॉप्टर में बिठा के आसमान में ले जाके पीटता हूँ। किसी की गाड़ी छीन ली, किसी के घर पर कब्जा कर लिया। यहाँ पे आप लोगों की जो दैनिक ज़रूरत होती है, पटवारी है, पानी है, तहसीलदार है, बिजली घर है, हम एक जीवन यहाँ के तक ऐसे नहीं पहुँच फेज पाए। में तो आपने धोखा दे दिया उन्हें। तो जिनके मंडेरों पर लोग बैठे थे, आज वहाँ पे खालीपन नहीं लगता? कहीं ना कहीं आप पहले नंबर पे खुद को नहीं देख सकते। 3, 2, 1, go. नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, इस वक्त मैं हरियाणा की सबसे हॉट सीट पर हूँ। हॉट सीट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ताऊ देवीलाल के पड़पोत्र दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। और ख़ास बात इस सीट में ये है, या ये हरियाणा पूरा देख लीजिए, ख़ास बात यहाँ पे ये रहती है कि ताऊ देवीलाल की नर्सरी में तैयार हुए पौधे ही कांग्रेस में हैं, वही बीजेपी में हैं, वही जेजेपी, वही इंडियन नेशनल लोकदल। सबसे पहले आप स्क्रीन पर एक हायरार्की को समझिए और समझिए कि कैसे ये कुनबा हरियाणा की राजनीति पर अपना पूरा प्रभाव रखता है। तो दिग्विजय जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। गले को छोड़कर बाकी सब चीज़ बहुत अच्छी, माहौल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बोल बोल करके 2.5 महीनों से बस गले को रेस्ट नहीं मिल पा रहा। बाकी जनमानस का जो आशीर्वाद है वो वोट के रूप में 5 तारीख को हमें मिलेगा। चाबी से ताला खुलेगा और डवाली की सीट दुष्यंत चौटाला के कोटे की पहली सीट। आपको पार्टी हमेशा ऐसे त्रिकोणीय मुकाबले में फंसा देती है। जो मजबूत गाड़ी होती है हाँ। वही गार में फंसती। कच्चे में तो वही जाएगा ना जिसमें इंजन बड़ा हो, मजबूत हो। नहीं, सोनीपत में आपने हुड्डा साहब के बस सफाया कर दिया, लेकिन खुद तो हारे, उनको भी ले डूबे। अरे अब ये तो एनालिसिस है। मैं ये मानता हूँ कि हुड्डा साहब नहीं होते तो मैं जीत जाता। आप इसको दूसरी तरीके से क्यों देखते हैं? आप नकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं, मैं इसको सकारात्मक तरीके से सोच रहा हूँ। अगर वहां पर सुरजेवाला नहीं होते, कांग्रेस ने मेरे को हराने के लिए सुरजेवाला को फाइल किया जींद बाई इलेक्शन। जींद इलेक्शन में उनको 21,000 मत पड़े, मेरे को 38 पड़े, और जो जीता उसको 46,000 मत पड़े। तो आप इसको सकारात्मक नज़रिए से देखिए कि अगर सुरजेवाला नहीं होते, कांग्रेस अपनी जिद पर नहीं अड़ती। कांग्रेस ने तो सिर्फ मेरे को हराने के लिए और भूपेंद्र हुड्डा ने अपना कांटा निकालने के लिए उसको टिकट दिलवा दी। आपके चाचा जो है यहाँ से, अमित शिहाग, सुन रहे हैं कि इस बार आप उनका कांटा निकालने को घूम रहे हो। मैं तो मेरे एक चाचा का नहीं, 3 चाचा की विकेट्स गिराऊंगा। तीनों चाचा का सफाया? नहीं, सफाया का किसी का नहीं करना चाहता। सफाया राजनीति में किसी का होता भी ये फिर वो कहूँगा कि मैं अच्छी बात नहीं है सफाया कहना, मगर मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों की जो नकारात्मक राजनीति रही है, अमित सियाग तो कभी आए ही नहीं इलाके में। इलाके के लोग ये कहते हैं कि वो ससुराल के एमएलए बन करके रह गए। अमित जी का इंटरव्यू मैंने लिया, वो मुझे बोले कि मैं तो बड़ा सादगी वाला आदमी हूँ, और वो आपका नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो इशारा साफ ये कर रहे थे कि आप दबंग राजनीति करते हो। क्या दबंग राजनीति की मैंने? वो कहते हैं कि जब पुराना राज था आपका, उस वक्त भी चौटाला रोड जो है, वहाँ पे तो गाड़ी तक नहीं लेके जाते थे इंसान। वो आईएनएलडी थी, ये जेजेपी है। 4 साल हम सत्ता में रहे हैं, बताइए हमने क्या किसी का नुकसान किया? आपने उस इमेज को चेंज करने के लिए 2018 में ये पार्टी गठन की। परसेप्शन पूरी बदल चुकी है। जो इमेज अभय सिंह चौटाला के कारण, जो ओम प्रकाश चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को झेलना पड़ा, वो इमेज हमने जननायक जनता पार्टी के अंदर लाकर उस पूरे प्रारूप को ही बदल दिया है। लोग ये कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने प्रयास किए, लोगों का फायदा किया, मगर अगर किसी का नहीं कर पाया तो किसी का नुकसान नहीं किया। मेरे पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पर कोई एक आदमी उंगली उठा कर नहीं कह सकता। हमने 10 साल यहाँ विधायकी की है, कोई एक आदमी ही नहीं कह सकता किसी को थाने तहसील में कोई गलत तरीके से फंसाने के लिए टेलीफोन किया हो। मैं इन लोगों के 100 उदाहरण गिनवा सकता हूँ कि कैसे लोगों को ये लोग प्रताड़ित करते हैं। कांग्रेस और भाजपा अब इनहेलो हो गई। हरियाणा की राजनीति को अगर देखते हैं तो एक लंबा काल अगर देखें, एक चीज़ सामने आती है कि हरियाणा की राजनीति में जो दबंग राजनेता होता है वो ब्यूरोक्रेसी को होल्ड कर पाता है, क्योंकि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और राज्यों से बहुत अलग है। दबंग अच्छा वर्ड नहीं। दबंग जो है वो उसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल अपनी ताकत से होता है। अपने फंडामेंटल राइट्स को जानने वाला व्यक्ति
वो चाहे पद पर हो या ना हो, वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकता है। मैं डे वन से इस बात का पक्षधर हूँ कि डेमोक्रेसी में वोट और वोट से चुने हुए नेता इसीलिए चुने जाते हैं कि वो जो अफसरशाही है उसे कंट्रोल कर सकें, उसे दिशा दिखा सकें। मगर बीजेपी के राज में वो उल्टा हुआ है, विपरीत हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा के राज में लोग ये कहते थे कि खाओ और खाने दो। बीजेपी के राज के अंदर उससे भी बुरी परिस्थिति आ गई कि ना तो कोई खाओ खिलाओ वाली पॉलिसी है और ना किसी नेता की कोई बात सुनी जाती है, ना कार्यकर्ता की कोई तवज्जो है। सिर्फ अधिकारी जैसा चाहेंगे वैसी हरियाणा के अंदर सरकार चल। मैंने दिल्ली छोड़ने के बाद जब यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति को देखा तो दो पक्ष मुझे मिले। शहर का पक्ष कहता है कि हमें सादगी चाहिए, गांव का पक्ष जो है उसको बिजली का, पानी का, रास्ते का, नाली का, लड़ाई का, सब चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि हमें एकदम ठोस नेता चाहिए। ये फर्क तो रहता ही है शहर और गांव के अंदर। मगर कोई भी राजनेता है उसको दोनों चीज़ें, शहर की राजनीति और ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों का दिल जीतने की खूबियत होनी चाहिए। और शहर में जब जाए तो शहर के लोगों के मन की भाव को जाने, उनकी बात बोले। और ग्रामीण अंचल में जब जाए तो फिर गरीब किसान मजदूर कमेरा वर्ग जो है, दलित है, बैकवर्ड है, उसकी सोच को आगे रखे। तो आप शहर वालों का दिल ज़्यादा जीतने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव की ओर जा रहे हैं? मेरा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है। शहर और गांव में बसने वालों में मैं फ़र्क नहीं देखता, ना मैं किसी जाति में फ़र्क देखता, ना मैं किसी धर्म में फ़र्क देखता। मैं तो सबको समान तौर पर देखता हूँ। आप छोटी उम्र में राजनीति में आ गए थे, काफ़ी छोटी उम्र में मुझे राजनीति का शौक था। तो आप सॉफ्ट सेल बन गए या फिर हार्ड सेल? कैसा, मतलब क्या इमोशनल व्यक्ति है दिग्विजय सिंह चौटाला या एकदम हार्ड कोर व्यक्ति है? नहीं, मैं इमोशनली व्यक्ति हूँ और मैं दिल से ज़्यादा सोचता हूँ, दिमाग से कम सोचता हूँ। राजनीति में अमूमन कामयाब वो लोग होते हैं जो दिमाग से सोचते हैं और दिल की कम मानते हैं। मगर फ़र्क होता है राजनीति में, एक पद पर आसीन होना और एक लोगों का दिल जीतना। तो मैं यही सीखा हूँ कि लोगों का दिल जीतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर लंबी राजनीति की दौड़ लगा। पहला चुनाव आपने लड़ा तब आप +2 पास थे, उसके बाद स्टडी हो पाई, नहीं हो पाई? एक स्टडी मेरी जारी है जारी। और मेरे को प्रेमलता जी ने एक दफ़ा ये कहा था कि मेरी शिक्षा पे उनने, योग्यता पे उस पर वो किया था। अब मैंने उस बाधा को तो पार कर लिया और मैंने ये कहा था कि मैं शिक्षा अपने जीवन में इतनी ग्रहण करूँगा, क्योंकि मैंने मेरे दादा से सीखा, वो अभी भी करते हैं पढ़ाई। तो मैंने उनको ये चैलेंज दिया कि तुम्हारे पूरे परिवार का, तुम्हारे तो आईएएस आईपीएस भी रहे हैं घरों, मैंने कहा उनकी सारी शैक्षणिक योग्यता अगर मिला लोगे उसको भी पार कर दूंगा। और वो चैलेंज मैंने जीवन में ले लिया सिर्फ उस महिला के कारण। पीएचडी नहीं, पीएचडी से भी आगे कोई और, हाँ, कुछ और होता होगा तो मैं उस ऑप्शन को भी खंगालूंगा, क्योंकि वो चैलेंज मेरे दिमाग में आज भी खटकता है कि एक समझदार महिला ने मेरे योग्यता पे सवाल उठाया था। बाकी मैं मेरे काम में जो है अनुभव से बहुत कुछ सीखा हूँ। अनुभव जो है, छुई ओम प्रकाश चौटाला मेरे दादा कहते थे कि वो सबसे बड़ी आपकी पूंजी होती है, और मैं उस पूंजी को लेकर के मुझे अपनी पूंजी पर गर्व है। डवाली का जो एरिया है, आप यहाँ से हमेशा मजबूत रहे, चाहे चौधरी साहब खुद आए चुनाव लड़ने के लिए, चाहे आपके माता जी आए, आप हमेशा मजबूत रहे। पिछले 4-5 साल में ऐसा क्या हो गया कि आज इतनी ज़बरदस्त फाइटिंग के लिए उतरना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं आप पहले नंबर पे खुद को नहीं देख सकते अभी के हालात में? ऐसा है कि पहले नंबर पे मैं या कौन होगा ये तो जनता तय करेगी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं हूँ तो ये मेरा अहंकार झलकेगा इसमें, और कोई दूसरा ये कहे कि वो है तो इसमें उनका तो अहंकार। लोग तो स्पष्ट कर रहे हैं कि हम तो जीते बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका अहंकार दर्शाता है। जनमानस, जनता की वोट पर उनको विश्वास नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हुए घूम रहे हैं। बीजेपी के साथ जाना गलती थी? इस बात में कोई दो राय नहीं। मैं बीजेपी का पक्षधर ना पहले था ना आज हूँ। इस बार बीजेपी और इनेलो इकट्ठे मिले हुए हैं? लगता है सही है। जो गोपाल कांडा की स्टेटमेंट आई है उससे सारी बातें खुल करके लोगों के मन में आ रही है। आदित्य चौटाला जो आपके चाचा लगते हैं, वो उधर गए, उसका कारण क्या था? भेजे गए, शहीद किए गए या हुए? इन तीनों सीटों पर, एलनाबाद, रानिया और डवाली की सीट पर बीजेपी की डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स, जो इनकी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है, वो इनने चाल चली। जो रणजीत सिंह की टिकट काट दी अर्जुन चौटाला को जिताने के लिए, अभय सिंह चौटाला को जिताने के लिए वहाँ पर एक और नेता था बीजेपी का, उसकी टिकट काट दी। डवाली के अंदर टिकट काट दी और उसी को इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन करवा दी। ये तो एक दूसरे पर बंदूक ताने रहते थे, अभय सिंह चौटाला और आदित्य चौटाला। इनका मेल करवा दिया और ऊपर से ये आदेश था कि मिलकर के चुनाव लड़ो और किसी न किसी तरह जजपा को रोको।
आप बोल रहे थे कि एक म्यान में 2 तलवार, मैंने सुना था आपका तलवार भी तीखी, तीखी। कौन सी तलवार तीखी है? दोनों ही तलवार तीखी है। इनके बोल तीखे हैं, कड़वे हैं, और इनका व्यवहार तीखा है। वो कहते हैं, वो ऐसा प्रभाव रखते हैं कि भाई ठोक के राजनीति कह करोगे तो तभी रहे चलेगा ना। आदित्य कह तो रहे थे कि मैं शेर का बच्चा हूँ और शेर पिंजरे में है, शेर पिंजरे से बाहर निकलेगा तो सबको खा जाएगा। इसका क्या आप समझा जाए? अब शहर में लोग जो है इनेलो से पहले ही बहुत डरते थे। आदित्य को कभी बीजेपी के नाम पे 1000-2000 वोट पड़ तो जाते थे। अब मैं ये मानता हूँ कि दोनों एक जैसे हो गए। शहर वाले तो मुझे, शहर का तो जो इनका नगर परिषद का चेयरपर्सन है, उनका पूरा परिवार टूट के मेरे साथ आ गया। छाबड़ा साहब का परिवार। छाबड़ा साहब का वो ये कह रहे हैं लड़के जो नौजवान के परिवार के हैं कि भाई साहब हमें तो अभय सिंह से मिलते हुए डर लगता था, और अब आदित्य और साथ आ गया तो सोने पे सुहागा हो गया। यानी इनके पास तो जाते हुए लोग, जिससे जाते हुए हिचकिचाएं, जिसके साथ कंफर्टेबल महसूस ना करें। आप मेरे घर में देखते हो, मेरे बेडरूम तक लोग पहुंचे होते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं किसी, ना लोगों को मेरे से कुछ चिंता, अपने मन का भाव मेरे से कह सकते हैं। उनसे लोग उनके पास जाते हुए पहले पूछते हैं भाई साहब का आज मूड कैसा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपके चाचा ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था, अभय सिंह जी ने, कि मेरे बारे में ऐसी एक अफवाह फैला दी गई कि मैं कांग्रेस के राज में फैलाई गई थी किसी टाइम, कि मैं पहले एमएलए को जिताता हूँ, फिर हेलीकॉप्टर में बिठा के आसमान में ले जाके पीटता हूँ। ये बात उन्हें कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कोई ना कोई बात हुई होगी। जहाँ चिंगारी नहीं होती वहाँ आग नहीं होती। हमें वो मैं राजनीति भी जब सनावर में पढ़ता था और मैं क्रिकेट खेलने के लिए मुझे दिल्ली आना पड़ा, मैं 7वीं कक्षा में था, मुझे लोग ऐसी बात कहते थे मेरे दोस्त कि तुम्हारे फार्म हाउस पे ऐसा होता है। पट्टे वाली मशीन है पीटने के लिए। पता नहीं, कहते तो ऐसी बातें थे। अब वो ये जो भी बदनामी हुई महम कांड से लेकर और उसके पश्चात जितना भी रहा, और हमारे 4-5 साल के कार्यकाल के अंदर जो भी दाग लगा वो किसी और के कारण थोड़ी लगा है। किसके कारण लगा है? जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाखों आपके व्यूअर्स हैं, वो क्या इस बात को जानते नहीं? हमने 4 साल राज कर लिया, दुष्यंत चौटाला ने पूरे हरियाणा में। हमें ये तो कह सकते हैं भाई ये नहीं किया आपने, ये काम नहीं किया, 5100 पेंशन नहीं की, इस बात के लिए तो हमारे पे उंगली उठा सकते हैं लोग, मगर इस बात के लिए उंगली नहीं उठा सकते कि आपने किसी का नुकसान किया। नहीं तो कैसे कैसे आरोप लगते थे उस पुराने राज में, किसी की गाड़ी छीन ली, किसी के घर पर कब्जा कर लिया, तो किसने किए थे या नहीं किए थे, तो वो किसके बारे में चर्चित थे? आप में और अमित शाह के इंटरव्यू में एक फर्क नजर आया। अमित जी को मैंने आपके नाम की पर्ची दे दी, मैंने कहा नाम पढ़ के सुना दो, वो आपका नाम ले लेने से डरते हैं, बताने का। वो नाम वो लेने कहते हैं मैं नाम नहीं लूंगा इनका। ऐसा है, वो नाम लेने से डरते हैं या वो हिचकिचाते हैं या वो जो भी बात है, वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। अच्छा, बाकी मैं ज़्यादा सा फर्क वैसे मिलते रहते हो आप? नहीं, मैं उनसे मिलता हूँ, वो थोड़े से शहरी आदमी हैं, वो उनमें वो बात नहीं है जो एक ठेठ गांव के आदमी में होनी हाँ, चाहिए। गाँव का, वो ज़्यादा अर्बन आदमी है, वो कॉर्पोरेट कल्चर का आदमी है। मेरा चाचा जो अमित सिहाग है, वो राहुल गांधी का जैसा जैसा उनको ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन पसंद है, वैसा आदमी है। वो हमारे जैसा रॉ नहीं है। वो मेरे हिसाब से जनता को, अब तो वो थोड़ा सा बदल गए कि हालात बदल देते हैं आदमी, हालात हमें भी बदल देते हैं, उन्हें भी बदल देते हैं। हालात तो किसी को बदल सकते हैं, मगर वो पहले तो किसी को कुर्ते पे हाथ नहीं लगाने देते, दिन में 2 बार कपड़े बदलते थे, तो वो अब हालात के हिसाब से बदल रहे हैं। कपड़े से याद आया, आप ये गमछा पहनते हैं, गमछा में, नामांकन वाले दिन भी था, बाद में भी था। ये मेरी पार्टी का गमछा है, हरा और पीला। ज्योतिष में विश्वास करते हैं? ज्योतिष में भी दुनिया में हर तरह की चीजें हैं, हर चीज पे विश्वास करना चाहिए, इसमें क्या, जो माने वो माने। भक्ति काफी ज्यादा करते हैं। चौटाला परिवार में मैंने सुना नहीं लोग इतनी करते हैं। ये मेरी माँ की तरफ से मुझे शायद मेरे परिवार में, हाँ, चौटाला साहब को देखा, मेरे पिताजी में भी वो प्रैक्टिकल हैं और कर्म में विश्वास रखते हैं। आपको लगता है मैं धर्म में भी रखता हूँ। धर्म में भी रखते हो? पिछले 4-4.5 साल के अंदर आप डवाली के अंदर इतना इसलिए मतलब अपने आप को टफ महसूस कर रहे होंगे आज, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की जो दैनिक ज़रूरत होती है, पटवारी है, पानी है, तहसीलदार है, बिजली घर है, हम एक जीवन के यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँच फेज पाए। में उलझे हुए थे कि हमें एक पार्टी को खड़ा करना था, अपनी पार्टी को उन मुश्किल परिस्थितियों में, मझधार में उससे निकालना था, पार निकालना था उस आग के दरिया से। हमें प्रदेश भर में उसका एक्सपेंशन करना था। ये कोई आसान काम नहीं था। मेरे पास महासचिव की जिम्मेवारी थी, मेरे पास स्टूडेंट की विंग को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी थी, युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेवारी थी।
उस जिम्मेवारी को मैंने ना बखूबी निभाया ना हो तो फिर मैं उसका जिम्मेवार हूँ, मगर उसको मैंने निभाया। पार्टी को जो जहाँ पार्टियां शिवसेना जैसी पार्टियां टूट रही थी, जहाँ एनसीपी जैसी पार्टियों के भाग हो रहे थे, वहाँ हमने उस मुश्किल परिस्थिति में पार्टी को बचा करके रखा, खड़ा करके रखा। तो आज डबल की जिम्मेवारी मेरे को मिली, मैं यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मुझे ताउम्र जीवन समर्पण एक कमिटमेंट इन लोगों से करना हो, और कहीं ना कहीं मेरे कमिटमेंट को यहाँ के लोग स्वीकारते हैं। डवाली इसमें विश्वास रखे कि अगले 40-50 साल तक हमारा नेता जो होंगे वो दिग्विजय जी रहेंगे? नहीं, मैं डवाली छोड़ के नहीं जा रहा, ये बात तय है। पक्का? क्योंकि ये वादा हर बार होता है, फिर आप नहीं, मैं तो कहीं वादा करके गया ही नहीं। मैं तो जींद के लोगों से भी आज भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उनसे, और मैं माफ़ी चाहूँगा ये बात कहते हुए कि जींद के जो सिटिंग एमएलए हैं, उनने कभी चेहरा ही नहीं दिखाया वहाँ पे जो गांव पड़ते हैं 30-31 गांव में। मैंने 3-3 बार जा करके उन गांवों का दौरा किया, उन लोगों की मदद की। कहीं कोई रोजगार की बात थी, कहीं कोई और थी, मैंने उन लोगों की मदद की वहाँ। आपके बारे में एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आप सरकार में मिले मोटा पैसा खर्च करेंगे चुनाव में। अब ये क्या मतलब, एक एक इमेज बनाई जा रही है कि भैया तो सेकंड गोपाल कांडा टाइप बताया जा रहा है। तरह तरह की बातें चलाई जाएंगी, कौन रोक सकता है इन बातों को कहने को। हम कार्यकर्ताओं के लिए क्या बोलोगे? 4 पीढ़ी से राजनीति के अंदर हैं, हमारे बारे में तरह तरह की बातें, अब और कुछ नहीं मिल रहा उनको, तो ये बात चलाएंगे। तो मैं तो अपना इलेक्शन अपने बेस्ट कमिटमेंट पे लड़ रहा हूँ, और जहाँ से चला था वहाँ लोग ये कहते थे कि यहाँ तो कोई चांस ही स्टैंड नहीं करता। कम से कम अब ये मानते तो हैं लोग कि ये त्रिकोणीय मुकाबला बन गया, और मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ दिन और वेट करिए। समीकरण बदल दोगे? 5-7 दिन के बाद आप खुद ही ये मानोगे कि मामला बहुत नज़दीक का है, और चुनाव आते आते आप ये कहोगे कि आप चुनाव जीत कैसे गए। तो असंभव को संभव करना, मैंने कहा ना, मैं 4x4 गाड़ी हूँ, मुश्किल के अंदर से ही पार निकालना है। नहीं तो मैं अभी अगर इजी राजनीति करना चाहता, कंफर्टेबल राजनीति करना चाहता, तो इन मुश्किल परिस्थितियों में कौन आकर के फंसता है। मुझे संसद जाना था एक बार, मैं आपके भाई साहब वहाँ पे थे दिल्ली में, तो मैं ऐसे बोल देता था कि हमारे ही परिवार के लोग हैं ये, तो मैं ऐसे बोल के चला जाता था, अपने साथी मित्रों को भी ले जाता था। संसद गया था मैं, उन्होंने वो कार्ड बना के दिया। उस वक्त मैंने देखा कि चौधरी साहब आए थे पैरोल पे, और आपके ना दीवार है जो उस घर की, काफ़ी बड़ी कोठी है, उसकी दीवारों पर भी लोग बैठे थे। तो जिनके मंडेरों पर लोग बैठे थे, आज वहाँ पे खालीपन नहीं लगता आपको? यही बात चौधरी देवीलाल जी को 1995 का एक इंटरव्यू है, रूबरू करके राजीव शुक्ल होते थे, वो आप यूट्यूब पे कभी देखिएगा, यही बात कहते थे। फिर 1996 में कैसे बदल गया, 1999 में उन्हीं की सरकार आ गई। तो ये तो आप लोगों की बात कर रहे हो। राजीव शुक्ल ने कहा था कि आपके घर में तो पक्षी भी नहीं बैठते अब। जिस आदमी ने देश की राजनीति को बदल दिया, देश की तकदीर और तस्वीर को तय कर दिया, किसान का मेरे का राज ला दिया पहली बार, जिसने 5 स्टार होटलों के अंदर चौपालें मनवा दी, उन चौधरी देवीलाल को 6 महीने बाद ही वीपी सिंह, जिस वीपी सिंह के सिर पर पगड़ी पहनाई, उस वीपी सिंह ने बर्खास्त कर दिया था। फिर चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना दिया। बनाया। आपको दगा दे देते हैं लोग ना पट से। नहीं, दगा नहीं, वो तो उनकी फितरत है जो दगा देता है। अब हमें अनूप धानक जैसे लोग ही छोड़ के चले गए। आपके चाचा कहते हैं आपने धोखा दे दिया उन्हें। हमने धोखा दे दिया? हाँ। चाचा को? हाँ। चाचा ने तो हमें, मेरे को और दुष्यंत को तो पार्टी से निकाला ही था। मैं मेरे चाचा से एक सवाल पूछता हूँ जिसका आज तक वो जवाब नहीं दे पाए, कि मेरे पिता जो तिहाड़ जेल में इस इनेलो के लिए जिन्होंने 30-40 साल संघर्ष किया, जो मैं ये मानता हूँ कि इस इनेलो को खड़ा करने के अंदर सबसे बड़ा स्तंभ बन करके रहे, उनको तिहाड़ जेल के अंदर नोटिस दे करके पार्टी से निकाल दिया था इसी अभय सिंह चौटाला जी ने। इस बात का जवाब वो शायद अपने आप को भी रात को नहीं दे पाते होंगे जब वो सोते होंगे, इसलिए वो परेशान है। मगर हम उनको कुछ नहीं कहते, हम सब कुछ उनको दे के आए थे। अब वो ये कहते हैं दे के आए थे तो इनके पास पैसा कहाँ से आ गया। वो तो सारे दिन परेशान रहते हैं। तो अब पार्टी वैसे वेल मेंटेन्ड है, सेट है, संसाधन, झंडा डंडा सब चीजें वेल मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली? एक पार्टी को खड़ा करने में कम से कम 10 साल लगते हैं। हम 5-6 साल पुरानी पार्टी हैं, उतार चढ़ाव देखेंगे। हमने अपने सिंबल को आज लोगों के मन तक पहुंचा दिया है। अब लोग मानते हैं कि हमने चाबी से ताला खोला। अमृतसर से भी आ रहे हैं लोग, क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ससुराल से आएंगे। मेरी वाइफ भी कैंपेन में है, मेरा पूरा परिवार जो मेरे इन लॉज हैं कैंपेन में है, और उनका चूँकि वो खुद सिख हैं, सिख फैमिली से हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी वोटर सिख है,
तो उनसे उनका कम्युनिकेशन पंजाब के साथ रोटी बेटी का नाता पूरा मजबूत रखेंगे आप। बिल्कुल रखेंगे। पंजाब और चौधरी हरियाणा देवीलाल में ने शुरुआत की थी। हाँ, कोई उसमें फर्क नहीं है। चौधरी देवीलाल तो खुद पंजाब में मैरिड थे, मेरे दादा भी पंजाब में तभी मैरिड मैं थे। बोल रहा हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है। पंजाब के लोग और हमारे लोगों का एक गहरा रिश्ता है, आत्मीयता का रिश्ता है, एक परिवार का रिश्ता है। सिर्फ एक दीवार है बीच में, बाउंड्री। अब लोग आते हैं काम करवाने के लिए, काम होने देते आप हैं? सुबह से यही हैं, देख तो रहे हैं। काम नहीं, ऑफिसर को आप फोन करते काम करते हैं ऑफिसर या नहीं सारे करते करते? हैं हम, क्योंकि उनसे प्यार से बात करते हैं, उनको धमकाते और डराते नहीं। धमकाने वाले बोल रहे हैं कि हमारी भी ज्यादा काम कर रहे हैं। करते होंगे, क्या पता। कुछ लोगों को डर, अब जैसे कुछ लोग हैं हमारे इलाके के अंदर जिनको जब तक लोग उनको डराते और धमकाते नहीं तब तक वो चलते नहीं। अच्छा। तो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, बट मेरी फितरत है और जो मेरी सोच है, मैं तो कोई सिपाही भी हो उनसे बहुत प्यार से बात करता हूँ। मैंने आज तक किसी भी अधिकारी को तू तड़ाक अगर 4 साल सत्ता में रह करके भी नहीं की। हम सब लोगों को इज्जत दे करके, मान दे करके कहते हैं। तो जब सरकार चली गई तो मुझे तो ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हमारी सरकार चली गई। लोग अभी भी मानते हैं, लोग मानते हैं, खूब काम करते हैं। अधिकारियों और को बड़े भी होगा लेवल कि के अधिकारी भविष्य के मानते सीएम हो सकते हैं। ये तो चलो उनकी सोच है। होता है ऐसा। अगर हम इज्जत से किसी से भी बात करेंगे, आप मेरे से करेंगे, मैं आपसे करूंगा, या ये जो आपका वो होता है। मैंने बहुत से नेताओं को देखा है, वो जैसे बड़े बादल साहब थे, वो 5 बार के मुख्यमंत्री रहे पंजाब जैसे सूबे के, और उन्होंने सबसे सदैव इज्जत से बात की। तो आज भी लोग उनकी इज्जत करते हैं। तो जो आपकी जीभ है उससे निकला हुआ एक भी बोल आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो अब दिग्विजय सिंह चौटाला की जीभ से कैसे बोल निकलेंगे, कैसे ये डवाली की जनता में अपना विश्वास बनाएंगे, ये हम देखेंगे चुनाव के नतीजों के दिन। और फिर आपके साथ हम मिलेंगे। मैंने सुना है आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। बिल्कुल चंडीगढ़ बुलाओगे? बिल्कुल बुलाएंगे। लड्डू तो बनाना मुझे खुद नहीं आता, मगर आपको मंगा के खिलाऊंगा, खाना मैं खिलाऊंगा। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू दिग्विजय। शुक्रिया।